स्टूडेंट्स, ये क्लास हमारी व्यावसायिक अध्ययन की है, जिसमें आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। ये उपक्रम होता है बेटा उद्योग। देखो, चाहे निजी हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे भूमंडलीय उपक्रम हो, ये सब जो होता है इनका निर्माण एक विधान द्वारा होता है, यानी कंपनी लॉ बोर्ड या राज्य सरकार के किसी विधान या केंद्र सरकार के किसी विधान द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। जैसे कि ये 3 वर्ड आए इसमें, निजी, सार्वजनिक और एक भूमंडलीय उपक्रम। निजी क्षेत्र के व्यवसाय वे व्यवसाय या निजी क्षेत्र के व्यवसाय या निजी क्षेत्र की कंपनी या निजी क्षेत्र का संगठन वह व्यवसाय का वह रूप होता है जिसमें यानी रूल रेगुलेशन तो सब गवर्नमेंट के चलते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड के चलते हैं, और बाकी जो इसमें पूंजी जो इसे चलाने वाले प्रबंधक जो होते हैं वे जो इसमें पैसा लगाते हैं वो होता है। इसमें राज्य सरकार का पूंजी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सार्वजनिक जो उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम वह उपक्रम होते हैं जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इन्हें चलाया जाता है। और भूमंडलीय उपक्रम वे विशाल औद्योगिक संगठन है जिनकी औद्योगिक शाखाएं कई देशों में फैली होती हैं। तो बेटा आज का जो हम इसे टॉपिक आज इससे आगे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय। देखो, इसे विस्तार पूर्वक पढ़ रहा हूँ बेटा। इसे मैं हमारे देश में कई प्रकार के व्यावसायिक संगठन है। आप जानते ही हो, हमने इससे पहले जो पढ़ाया आपको व्यावसायिक संगठन के स्वरूप पढ़ाया था, एकांकी व्यापार, साझेदारी और उसमें सहकारी समिति और कंपनी ये सब क्या थे? ये हमारे व्यावसायिक संगठन के स्वरूप थे। तो इसी बात को इन्होंने कहा है कि हमारे देश में कई प्रकार के व्यावसायिक संगठन हैं, जैसे छोटे व बड़े, औद्योगिक, व्यापारिक, निजी स्वामित्व व सरकारी स्वामित्व वाले विद्यमान हैं। यह सभी संगठन हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इनका प्रभाव हमारे दैनिक आर्थिक जीवन पर पड़ता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जानते हो, मिली जुली जो है, यानी इसमें क्या है, ये कह रहा हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें निजी स्वामित्व एवं सरकारी स्वामित्व वाले दोनों प्रकार के व्यावसायिक उद्यमों को सम्मिलित किया जाता है। तो मिश्रित में क्या, प्राइवेट भी आगे और सरकारी भी आगे। अब आगे चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को उद्यम का परिचालन में छूट होती है। देखो, कहीं ना कहीं न सरकारी को भी और प्राइवेट को भी जो है कहीं ना कहीं छूट होती है। इसी कारण हमारी अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, एक निजी और एक सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे कि आपको पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय के स्वामी तो व्यक्ति होते हैं या उनका समूह होता है। इन संगठनों का विभिन्न स्वरूप होता है, जैसे एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय और सहकारी समिति व कंपनी। ये सब क्या है? ये बेटा निजी संगठन के स्वरूप हैं। इससे आगे बताया इन्होंने, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों पर सरकार का स्वामित्व एवं प्रबंध होता है। जो सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी जो होते हैं, पब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन पर किसका अधिकार होता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार का उन पर अधिकार होता है। वही इसका स्वामित्व करता है, वही इसका। संगठनों का स्वामित्व पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होता है। या तो सारे का सारे केंद्र राज्य सरकार के पास हो, या उसका आंशिक रूप में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होता है। ये संगठन किसी मंत्रालय के अधीन भी हो सकते हैं या फिर संसद द्वारा विशेष पारित विशेष अधिनियम द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। देखो, कंपनी की स्थापना मैंने बताया था संसद के विशेष अधिनियम द्वारा पारित करके भी उसे स्थापना की जा सकती है। एकांकी व्यापार में कोई कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। साझेदारी में इच्छुक होती है, चाहे तो आप करा लो चाहे मत कराओ। इससे आगे चलते हैं बेटा। अब आगे है बेटा, इसमें ये संगठन किसी मंत्रालय के अधीन भी हो सकते हैं या फिर संसद के पारित विशेष अधिनियम द्वारा भी इनकी स्थापना की जा सकती है। इन उद्यमों को माध्यम बनाकर सरकार देश की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती है। सरकार समय समय पर अपनी घोषणाओं में आर्थिक नीति प्रस्तावों के अंतर्गत उन कार्य क्षेत्रों को परिभाषित करने का कार्य किया है जिनमें निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकलापों का परिचालन कर सकते हैं। सरकार द्वारा 1948 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का कार्य भी किया। इसी के साथ साथ निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की ही भूमिका को स्पष्ट किया गया है और इन दोनों ही क्षेत्रों
कार्यालयों पर विभिन्न प्रकार के अधिनियमों और नियमों द्वारा निगरानी रखने का कार्य सरकार द्वारा किया गया। देखो मैंने बताया नहीं, निजी हो या चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, इन पर निगरानी रखने का जो दायित्व है वो सरकार का है। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी विकास और औद्योगिकरण की उच्चतम दर विकसित करने के उद्देश्यों से सरकार के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा ही महत्व दिया गया है, फिर भी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर बनी रहे हैं। यह सरकार का प्रमुख लक्ष्य सबसे ऊपर रहा है। 1991 की औद्योगिक नीति अन्य पिछली औद्योगिक नीति से अलग थी, जिसका कारण यह है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश पर विचार किया तथा निजी क्षेत्र को पहले भी ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसी के साथ भारत में बाहर और व्यवसायिक गिरोह स्थित हैं। इनको भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया है। इसका फ़ायदा उन बहुराष्ट्रीय निगम एवं भूमंडलीय उद्यम को मिला है जो कारोबार का संचालक अनेक देशों के साथ कर रहे हैं। देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो बाहरी कंपनी होता है उन्हों को भी जो है स्थित करने का विचार किया था बेटा। उनको भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश का मौका मिला। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियां और सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनियां दोनों ही का रोल है। साथ साथ इन्होंने जो बाहर की जो बड़ी औद्योगिक कंपनी तो उन्हें भी इनमें प्रवेश करने का विचार किया या इन्हें भी इसमें शामिल किया गया। आगे चलते हैं। अतः वर्तमान समय में हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां निजी क्षेत्र के उद्यम और व्यावसायिक उद्यम में विद्यमान है, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ मिलकर कार्य कर रही है। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की वीडियो हम कल भेजेंगे बेटा। थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ाए, ये चैप्टर आपका अभी टेस्ट पेपर में भी आएगा। ओके।